हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के लेक्चर 3 को। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के 2 और भी लेक्चर्स को दे दिया है। ये आपके क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं। इस वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, वो सभी कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस समय में भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं और इस बार भी बनाने के पूरे चांसेस होते हैं। सो आपका काम यही है कि सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। इन वीडियोस की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी सारे पीडीएफ्स के लिंक हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको 2 लेक्चर्स दे दिया है और उस दोनों लेक्चर्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अच्छे खासी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को किया है और बढ़िया लेवल के कंसेप्ट को भी सीखा है। ये आपका तीसरा लेक्चर है और इस वीडियो में भी आपको अच्छे खासे कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। सो एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को बनाने का। नहीं बनता है देन फिर हम आपको बताएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको बनाना सिखाया है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि यदि थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 3 हो तो साइन थीटा इंटू साइन फाई का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इफ़ थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 3 देन द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे आप बनाइएगा। तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू पाई बाई 3 है। क्या है, थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। हम क्या करते हैं, इस साइन थीटा इंटू साइन फाई को, देखिए यहाँ पे साइन थीटा और साइन फाई दोनों वेरिएबल है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में ला सकते हैं। तो हम जेड को मान लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, तो क्या माना हमने, साइन थीटा, जेड को मान लिया साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब क्या करेंगे, हम थीटा को थीटा में रहने देंगे और फाई को क्या करेंगे, फाई को भी हम थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम फाई को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो ये हम क्या करेंगे, साइन फाई के जगह डाल देंगे पाई बाई 3 माइनस थीटा। अब देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हो चुका है, यानी जेड का वैल्यू जो हो चुका है वो आपका एक ही वेरिएबल में हो चुका है। हमने एक वेरिएबल में क्यों लगा, क्योंकि हमने सीखा है कि उसको एक वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक वेरिएबल में सबसे पहले लाना, और देन फिर हमने डी बाई डी एक्स के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करना सीखा है। उस तरह से ये थीटा है तो डी वाई यानी डी जेड बाई डी थीटा के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और देन फिर इसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे अभी तक नहीं सीखा है, सो हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसको क्या करेंगे, 1/2 लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ डिवाइड किया है तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, शायद आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, 2 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का। ठीक है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं ए माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए और साइन बी का। समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पेज दे लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यहाँ पे हम जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू जेड है, यहाँ पे क्या है हाफ ऑफ कॉस ए क्या है आपका थीटा है और बी क्या है पाई बाई 3 माइनस थीटा है। तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 3 और प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन में साथ में माइनस का साइन, कॉस ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस में पाई बाई 3 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलिए, तो इसको अच्छे से सुधार लेते हैं। तो कॉस हो जाएगा और थीटा आपका हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाई 3 और माइनस टाइम्स ऑफ थीटा से थीटा कट जाएगा और कॉस पाई बाई 3 बन जाएगा। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो एक बार। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, बताइए क्या होता है, 1/2 होता है और पहले से 1/2 है। तो अच्छा चलिए पहले ही 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जेड का वैल्यू अब क्या हो गया आपका 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस पाई बाई 3 माइनस टाइम्स ऑफ क्या आपका
1/4 हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू आपको क्या पता चल चुका है, जेड का वैल्यू में हमें पता चला है 1/2 cos 2 थीटा माइनस π/3 माइनस 1/4। ठीक है, ये हमें क्या बोला, जेड का वैल्यू पता चल चुका है। तो जेड का वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो चुका है। हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो जेड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करेंगे। तो डी जेड बाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/2 पीछे आ जाएगा। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा माइनस π/3, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी जे बाई डी थीटा को करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, 0 के बराबर किया। तो साइन 2 थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइन 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 ही 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे। तो 2 थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा π/6। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, π/6 निकल जाएगा। ठीक है, तो यही π/6 यानी थीटा का वैल्यू जब π/6 होगा तभी हमारा जो वैल्यू क्या होगा, वो आपका मैक्सिमम होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो आप क्या कीजिए, डबल डेरिवेटिव को, आपका काम है ये, आप क्या कीजिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए और उसमें π/6 डाल के देखिए और देखिए कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। यदि निगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि थीटा के इक्वल टू π/6 पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आ रहा है। जब हम थीटा का वैल्यू π/6 पता चल चुका है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, π/6 पुट कर देंगे। तो कहाँ गया आपका, आप इसमें पुट कर सकते हैं π/6 थीटा का वैल्यू। तो जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू है आपका साइन थीटा। जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू है साइन थीटा। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है साइन थीटा इंटू साइन π/3 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब थीटा की जगह पे आपका क्या पुट कर देंगे, बताइए। थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला है, तो थीटा का वैल्यू मिला है हमें π/6। थीटा का वैल्यू क्या मिला है, थीटा का वैल्यू मिला है हमें π/6 मिला है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, आप इसमें π/6 पुट करिए। तो साइन π/6 इंटू में साइन π/3 माइनस π/6। ठीक है, तो आपका साइन π/6 कितना होता है, तो आपका ये आपका हो जाएगा साइन π/6 आपका होता है, साइन π/6 क्या होगा, साइन 30 के बराबर होगा। ठीक है, 6 3 8 साइन 30, साइन 30 कितना होता है, ये साइन 30 होता है 1/2। हालांकि आपको वैल्यू यहाँ पे जेड का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको निकालना है थीटा के किस वैल्यू पे होगा। ठीक है, तो थीटा के किस वैल्यू होगा, जब थीटा का वैल्यू π/6 होगा। तो आप यहाँ पे आंसर सीधे सिंपल ऑप्शन ए लगा सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, तब आपको क्या करना है, ऐसा काम करना है। तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाता है इंटू में। ठीक है, साइन क्या है आपका, ये आपका कितना बताइए, ये आपका 60 डिग्री है और उसमें से 30 डिग्री घट गया तो कितना हो गया, फिर से 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा जेड का 1/4। लेकिन आपसे हालांकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6, यानी इसी थीटा पे हमारा इस पूरे का वैल्यू साइन थीटा इंटू साइन फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, इफ़ यदि f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी, देन एट x इक्वल टू -1 कहा जा रहा है कि f(x) का वैल्यू अगर इतना हो देन एट x इक्वल टू -1 पे हमारा जो f(x) है यानी फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा। ठीक है, आपको यह चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आपको बताइए। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का यूज करके चेक करेंगे कि हमारा x इक्वल टू -1 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान काम है। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, f'(x) उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू -1 पे f'(x) को x इक्वल टू -1 पे चेक करना है। तो 6 इंटू -1 प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। -6 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका, आप कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार देखिए तो। हाँ ठीक है, तो -6 और प्लस 6 क्या हो रहा है, आपका 0 के बराबर आ जाए। तो और आपको यहाँ पे एक और हम बात बता दें कि यदि आपका डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये आपका 0 के बराबर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और देन फिर उसमें पुट करके आपको देखना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकला डेरिवेटिव, f' डबल डैश हमें 0 मिल चुका है। तो हम यहाँ से
जब जीरो निकल चुका है तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते ना कि ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। जब हम ग्रेटर देन और लेस देन नहीं पता कर सकते तो हम कैसे कहेंगे कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डेरिवेटिव को आगे बढ़ा देते हैं, यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, हमें जीरो मिल गया तो क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो कितना होगा, देखिए थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसी को डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, तो इसका तो जीरो हो जाएगा और 6x का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या आपका ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या आपका 6x क्या है आपका 6 जो है आपका, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है। जब आपका 6 आपका ग्रेटर देन जीरो है तो कहने का मतलब है कि fx क्या होगा हमारा, x = 1 पे आपका मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी fx हैज़ अ मिनिमम। ग्रेटर दैन जीरो के लिए हमेशा मिनिमम वैल्यू होता है। तो हमारा फंक्शन देख सकते हैं एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू रहेगा हमेशा वैल्यू क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या आपका ये मिनिमम, अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x = -1 को इसमें डाल के देखिएगा आपका वैल्यू क्या आता है। तो चलिए हम एक बार डाल के देखते हैं, x = -1, x = -1 इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं हमें f' का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, फंक्शन f' का वैल्यू क्या आता है, तो f' का वैल्यू आएगा, यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका +3 में -6 + 3, तो 3 + 3 6 और 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, समझ सकते हैं कि ये क्या आपका मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा जा रहा है कि यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी s = ½ of t² + 4 × √t, यदि आपका s और यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन क्या दिया जा रहा है, s = ½ t² + 4 √t मीटर हो, तो 4 सेकेंड के बाद कण का त्वरण कितना होगा। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, जो कि क्या होता है ds/dt होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2/2 × t + 4 √t का क्या होता है 1/2 √t। ठीक है, √2 का क्या होता है आपका 1/2 √t होता है। ठीक है, हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dv/dt, v हमें पता चल चुका है यही है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, t के डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 से 4 कट जाएगा तो 2 टाइम्स और 1/√t, ये क्या आपका 1/√t, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं t पे पावर -1/2। ठीक है, t पे पावर -1/2 लिख सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t पे पावर -1/2 को, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 × t पे पावर -1/2, तो t पे पावर -1/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 पीछे आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा t पे पावर -1/2 और -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3/2, क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1/2 -1 कितना हो जाएगा, ये आपका -1 -2/2, तो -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3/2 लिख देंगे, तो x पे पावर क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना गया 1 माइनस x पे पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स में, तो एक सेकेंड, 1 माइनस x पे पावर -3/2। ठीक है, ये आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल चुका है। हालांकि एक्सेलरेशन आपको कहाँ पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन आपको पूछा जा रहा है एट t = कहाँ पे, t = 4 सेकेंड पे। ठीक है, t = 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो a का वैल्यू हमें मिला है 1 माइनस x टू पावर 3/2, तो क्या करेंगे हम x की जगह पे 4 डाल देंगे, तो एट 4 सेकेंड पे। ठीक है, एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड पे वो कितना हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं तो कितना हो जाता है बताइए, 1 हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x टू द पावर, यानी 4 टू द पावर 4 का स्क्वायर 2 से 2 कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका ये आपका हो जाएगा 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया था, 8 कितना हो गया 1 माइनस 1/8 गया था, 7/8 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दिया जा रहा था और आपसे एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा जा रहा था t = 4 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और जैसे ही एक्सेलरेशन फाइंड होगा आप क्या कर सकते हैं, उसमें t पुट कर दीजिएगा, यानी 4 सेकंड पुट कर दीजिएगा, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है कि यदि s = ½ of t³ - 16t के द्वारा किसी कण द्वारा तय की गई दूरी परिभाषित हो, तो कण का त्वरण एक्सेलरेशन उस समय में क्या होगा जब वेलोसिटी 0 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि किसी भी आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दिया जा रहा है इतना, तो कहा जा रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उस समय जिस समय उसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जिस समय उसका वेलोसिटी 0 है।
ठीक है। तो वेलोसिटी होता क्या है आपका ds/dt होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, t² माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को हमने क्या किया 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या किया 0 के बराबर किया, तो हमें t का वैल्यू क्या निकला t² = 16 निकला, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा +-4, ठीक है। आपको पता है कि t का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता, यानी t क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू -4, तो होगा क्या t = 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही t = 4 पे हमारा क्या है एक्सेलरेशन क्या है आपका सॉरी वेलोसिटी क्या है 0 है, तो इसी t = 4 पे आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन होता क्या है dv/dt होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है हमारा यही है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपको हो जाएगा 2 × t और 16 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है t = 4 सेकंड पे, तो 2 × 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, बताइए आंसर 8 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, तो चेक कीजिए आंसर 8 मीटर/सेकंड²। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, ये कुछ अब आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि r त्रिज्या वाले एक बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपका r त्रिज्या का यानी r रेडियस का एक आपका बेलन है, ठीक है। r रेडियस का क्या है आपका बेलन है, ठीक है। तो r रेडियस का क्या है आपका बैलून है, बैलून कहने का मतलब स्फीयर है, ठीक है। बैलून कैसे शेप में होता है, स्फीयर शेप में होता है। तो r त्रिज्या वाले एक बैलून के पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या का सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आपका बैलून है, स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है r दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, यानी कहने का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है सरफेस एरिया होता है, ठीक है। सरफेस एरिया में आपका r के साथ परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ds/dr आपसे पूछा जा रहा है, यानी ds मतलब क्या है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी आपका सरफेस एरिया का कह सकते हैं कि डेरिवेटिव आपका आर के रिस्पेक्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में आपका जो सरफेस एरिया होगा उसका परिवर्तन क्या होगा, यानी ds/dr पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इंग्लिश वाली मीडियम वाले बच्चे को परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन है कि आपका एक बैलून दिया जा रहा है, बैलून कैसा होता है स्फेरिकल शेप में होता है, तो इस स्फेरिकल शेप का रेडियस कितना है r है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया का कह सकते हैं कि बदलाव परिवर्तन r के साथ, ठीक है। यानी ds/dr का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ s यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका बताइए, वो आपका होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है। हम क्या करेंगे इस सरफेस एरिया को r के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ds/dr हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4π रह जाएगा, और 2r को क्या लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएट कर r² को डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हैं हम 2 × r लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ds/dr का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 8 × π × r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ds/dr का कह सकते हैं कि परिवर्तन यानी सरफेस एरिया का कह सकते हैं डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आंसर बताइए, आंसर होगा 8πr, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंग्लिश में नहीं लिख पाया गया था पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब, तो आप इसको समझ लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है समझा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा नंबर 6। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा साइड्स जो है आपका ये साइड से ए, इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, एवं प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहे हैं, यानी आपका da/dt यानी भुजा का कितना टाइम के साथ रिलेशन जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है बदलाव, वो दिया जा रहा है आपका 2 मीटर/सेकंड, सॉरी 2 मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर/सेकंड दिया जा रहा है। यानी कहने का क्वेश्चन के अनुसार कि एक इक्वेटर ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक भुजा का साइड कितना 5 सेंटीमीटर है और उसका जो प्रत्येक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर/सेकंड के दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनका रेट कितना हो जाएगा, रेट इसी तरह लिखते हैं हम, डेरिवेटिव से ही रेट को लिखते हैं। तो da/dt यानी उनके भुजा और का समय के साथ चेंजिंग कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर/सेकंड, ठीक है। चलिए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल मतलब उसके आपका एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आप बताइए कि उसके एरिया में समय के साथ कितना वृद्धि होगा, यानी da/dt का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि da/dt का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर √3/4 × साइड स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, da/dt पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो da/dt इज इक्वल टू √3/4 कॉन्स्टेंट है, तो ये पीछे आ गया, और ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 × a हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, da/dt हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, बताइए यही होगा ना। चलिए, तो हमने क्या किया, ऐसा हमने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, da/dt लिखना है इक्वल टू √3/4 × 2। साइड्स कितना दिया जा रहा है, ए का वैल्यू प्रत्येक भुजा का साइड 5 दिया जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में 5 हो गया, फिर गुना लिखाएगा, फिर अक्सर बताइए da/dt का वैल्यू क्या है, हमें da/dt का वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर/सेकंड दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, 2 डाल देंगे। ये 2 से ये 4 आपका कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। यानी da/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर/सेकंड के, यानी 5√3 सेंटीमीटर/सेकंड के बराबर हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, 5√3 सेंटीमीटर/सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपकी एग्जामिनेशन में हमेशा देखे जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी आपके स्विफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, सो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहना है। समझ रहे हैं, शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका हमारा सेम प्रकार का ही क्वेश्चन है, तो इसको पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 6 फुट ऊंचा एक आदमी 15 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के 3 मील पर घंटे की चाल से दूर है। ठीक है, दूर खड़ा है, एक सेकंड रुक जाइए, दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है, उसी छाया के बढ़ने की दर क्या है। ठीक है, उसकी छाया की बढ़ने की दर क्या है, कहने का मतलब 6 फुट ऊंचा एक आदमी है जो कि 15 फुट ऊंचे प्रकाश स्तंभ, यानी प्रकाश स्तंभ यानी कह सकते हैं कि लाइट आपका पोल, लाइट पोल। ठीक है, जो आपका लाइट वाला पोल नहीं होता है, जो पोल रहता है उसके ऊपर लाइट जलता रहता है। ठीक है, तो वही प्रकाश स्तंभ होता है। तो लाइट पोल की 15 फीट ऊंचे लाइट स्तंभ की से 3 मील प्रति घंटा की चाल से दूर जा रहा है। ठीक है, उससे दूर जा रहा है। ठीक है, उससे दूर जा रहा है, मान लीजिए लाइट पोल यही होगा, तो इससे क्या होगा आपका, इससे ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो उसकी छाया के बढ़ने की दर क्या है, तो उसका जो छाया होगा उसका बढ़ने का दर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आपको देखिए, ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस में आपका डिफरेंशिएशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इससे अगर क्वेश्चंस का यदि आप फिगर बना पाते हैं, यदि इस क्वेश्चंस का अगर आप फिगर बना पाते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आप इस क्वेश्चंस को भी बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम तो मानते हैं कि ए बी क्या है, कि मानते हैं कि ए बी क्या है, आपका आदमी है। ठीक है, हमने माना कि ए बी क्या है, आपका आदमी का लेंथ है। ठीक है, और क्या आपका, चलिए एक फ़ोटो आपको बनाते हैं, तब आपको हम लिख कर दिखाते हैं कि आप तब समझ में पाइएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका सी है और ये डी है। ठीक है, ये क्या आपका, ये ए है और ये क्या आपका बी है। ठीक है, हमने माना कि ए बी जो क्या है आपका, वो आदमी का लेंथ है। ठीक है, आदमी का लेंथ है यानी मैन का लेंथ है, तो 6 फुट ऊंचा आदमी, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या माने हैं, हम सीडी को मानना है प्रकाश स्तंभ। ये सीडी है, इसको हम प्रकाश स्तंभ मानना है। प्रकाश स्तंभ मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट वाला पोल। ठीक है, तो इसको कितना है आपका, इसका ऊंचाई 15 है, हमने इसको ऊंचाई माना इसका 15। फिर कहा जा रहा है कि प्रकाश स्तंभ से 3 मील प्रति घंटे की चाल से दूर जा रहा है। 3 मील प्रति घंटे की चाल से ये क्या हो रहा है आपका, दूर जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका, इसको ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस एक्स है, ये जो आदमी ए बी है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका सी डी से यानी इस पोल से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इस पोल से इधर जा रहा है आगे की ओर, तो हम यानी dx/dt का वैल्यू जो होगा, यानी dx/dt का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, 3 आपका मील पर सेकेंड। ठीक है, 3 मील पर सेकेंड, यही होगा आपका dx/dt का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे सोचा कि यही dx/dt होगा, क्योंकि आप खुद से सोच सकते हैं कि ये आपका पोल है और पोल से ये ए बी है यहाँ पे, तो इसे ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो दूर जाने का डिस्टेंस यही होगा, यही x होगा आपका, यही x। देखिए अब ये x जितना बढ़ता जाएगा, दूरी पोल से उसका उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि dx जो dt होगा वो कितना है, 3 मील पर सेकेंड आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि उसकी छाया की बढ़ने की दर क्या है। अब देखिए ये ए बी है मैन, और यहाँ से लाइट पड़ रहा है उस पर, तो उसका छाया कहाँ बनेगा बताइए। तो ये जो ए बी मैन है और इस पर लाइट पड़ रहा है, तो उसका छाया कहाँ बनेगा, तो छाया उसका यही बनेगा, छाया उसका यही बनेगा। तो मान लेते हैं इसको पॉइंट पी, और इसको क्या मान लेते हैं, वाई, यानी कहने का मतलब डी वाई, छाया वाई है और उसका टाइम मानते हैं डी टी। तो डी वाई डी टी का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, छाया का समय के साथ बढ़ने का दर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी डी हमने एक पोल माना जिसका लेंथ 15 फुट दिया गया है, ए बी हमने एक आदमी माना जिसका लेंथ 6 मीटर दिया गया। ठीक है, आदमी पोल जो है और आदमी जो है, ठीक है, आदमी क्या कर रहा है, पोल से
आगे की तरफ जा रहा है, यानी पोल से दूर जा रहा है। पोल से जब दूर जा रहा है तो यही x बढ़ेगा तो उसका पोल का दूरी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, उसका सेपरेशन डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो दूर जा रहा है, यानी x का वैल्यू 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रहा है, तो dx/dt का वैल्यू क्या हो गया, 3 मील पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि AB के जो छाया बनेगी उसकी दर क्या होगी। ठीक है, तो अब बताइए कि ये AB है और यहाँ से लाइट पड़ रहा है, पीछे से लाइट पड़ रहा है, तो छाया आगे बनाएगा। तो जब छाया आगे बनाएगा तो y यही है आपका, यही छाया का दर होगा। तो छाया y है तो y का दर क्या होगा, यानी dy/dt होगा। ठीक है, तो dy/dt का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा अब बताइए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो एंगल होगा ये इस ट्रायंगल के लिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल के दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम होगा, दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के लिए हम tan थीटा बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा को हम बराबर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/1 का क्या हो जाएगा 15/6। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 15/x + y = 6/y। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 15/6 = x + y/y। ठीक है, तो 6 कितने टाइम्स कटेगा बताइए, 6 का ये आपका 3 टाइम काट लेते हैं तो 3 5 जा और 3 2 जा, तो 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 = x + y/y। दोनों साइड क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y = क्या हो जाएगा बताइए, तो 5y = हो जाएगा 2x + 2y, 2x + 2y, 2y से 2y घट जाएगा, 3y = क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3y = क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देन फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 3 × dy/dt हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2 × dx/dt के। आपसे पूछा क्या जा रहा है, dy/dt का वैल्यू पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो dy/dt का वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिएगा dy/dt को dy/dt नहीं दीजिएगा और 3 को इधर भाग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 dx/dt। 2/3 dx/dt का वैल्यू आपको दिया जा रहा है 3 मील पर सेकेंड, 3 मील पर सेकेंड, 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मील पर सेकेंड, यानी dy/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी उनके छाया के बढ़ने का दर कितना हो जाएगा 2 मील पर सेकेंड की रफ्तार से उनका छाया क्या होगा बढ़ेगा। तो आंसर मैच कीजिए 2 मील पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। शायद आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा कि एकदम बेसिक से हमने आपको ये क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि एक गोलाकार बैलून में हवा भरी जा रही है। अब गोलाकार बैलून मतलब आपको एक स्फीयर में आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक गोलाकार स्फीयर यानी एक सर्कुलर बलून में, सर्कुलर बलून कैसा होता है स्फेरिकल शेप होता है, फुटबॉल टाइप का। ठीक है, तो एक गोलाकार बलून में हवा भरी जा रही है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या 1/4 इंच मीटर बढ़ रही है। ठीक, अब स्वाभाविक बात है कि बलून में हवा बढ़ेंगे तो उसका रेडियस तो बढ़ेगा ना, तो रेडियस का समय के साथ आपका बढ़ोतरी कितना दिया जा रहा है, dr/dt कितना दिया जा रहा है, dr/dt कितना दिया जा रहा है बताइए, तो 4 इंच मिनट। ठीक है, 1/4 गलती हो गया, 1/4 इंच पर मिनट, यही स्पीड है उसका बढ़ने का। ठीक है, जब इसकी त्रिज्या 2 इंच है, जब इसकी त्रिज्या यानी जब इसका रेडियस कितना है 2 इंच है, उस समय आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। अब बताइए उस समय जब इसकी रेडियस जो है वो आपका 2 है, ठीक है, आपका कितना है आपका 2 इंच है, जब उसका रेडियस कितना है 2 इंच है तो उसका आयतन कितना बढ़ रहा होगा, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तब उसका वॉल्यूम का दर क्या होगा, यानी dv/ आपसे dt पूछा जा रहा है। dv/dt निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल dv/dt निकालने के लिए हमें v का वैल्यू तो पता होना चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ बलून पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr3। हमें क्या करना है इसका dv/dt निकालना है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए हमने किया टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो 4/3 पीछे आ गया, पाई भी पीछे आ गया, और आर क्यू का क्या हो जाएगा 3 × r² और आर का क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। ठीक है, dv/dt आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब आर का वैल्यू कितना है आपका 2 इंच है, जब आर का वैल्यू कितना है 2 इंच है, तो उस समय आपको क्या पूछा जा रहा है आपका dv/dt का दर पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब आर के जगह पे 2 इंच डाल देंगे, तो पाई हो जाएगा इंटू में 3, एक्चुअली 3 से 3 कट जाएगा तो क्यों फालतू का आगे बढ़ा के लिखना। ठीक है, तो 4 × पाई r² का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में, और 1/4 dr/dt क्या है, dr/dt का वैल्यू 1/4 दिया जा रहा है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 1/4 डालेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 4 × पाई, क्या हो जाएगा 4 × पाई हो जाएगा। अब आंसर मैच कीजिए 4 पाई, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बनाना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको शायद किसी प्रकार के इसमें आप डाउट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, हम आपको हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, और आपका काम क्या है कि जो भी बुक्स है आपके पास उसको अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका और भी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि इस गोलाकार गुब्बारे में 10 घन इंच प्रति मीटर की दर से हवा भरी जा रही है, ठीक है। 10 घन इंच प्रति मीटर की दर से हवा भरी जा रही है, ठीक है। चलिए तो आपसे क्या जा रहा है कि 10 घन इंच प्रति मीटर की दर से आपसे हवा भरी जा रही है इसमें। तो नेक्स्ट पे क्या जा रहा है कि जब उसकी त्रिज्या 5 इंच हो है तो उस समय त्रिज्या बढ़ने की दर क्या है, ठीक है। यानी dr/dt का वैल्यू से पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे dr/dt का वैल्यू पूछा जा रहा है, और आपको दिया क्या जा रहा है, आपको दिया जा रहा है यहाँ पे dv/dt का वैल्यू, ठीक है। dv/dt का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए घन इंच मतलब आपका dv/dt वॉल्यूम का समय के साथ चेंजिंग। तो dv/dt का वैल्यू कितने दिया जा रहा है आपको बताइए, 10 इंच, आप कह सकते हैं 10 घन इंच, या फिर सिंपल लिखिए 10, उसको यहाँ पे यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। dv/dt का वैल्यू कितने दिया जा रहा है आपको, 10 दिया जा रहा है, ठीक है। और आपसे dr/dt का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा है v इक्वल टू क्या होता है, 4/3 πr3, ठीक है। आपने v का वैल्यू यही पढ़ा है, ठीक है। तो dv/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका बताइए, 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3r² इंटू dr/dt हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4πr² dr/dt, सॉरी dr/dt, ठीक है। यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dv/dt का वैल्यू आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, dv/dt का वैल्यू निकालना है, सॉरी dr/dt का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो dr/dt का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, dr/dt को रहने देंगे, dr/dt को रहने देंगे, और क्या करेंगे, dv/dt को भाग कर देंगे 4πr² से, ठीक है। भाग कर देंगे इसको 4πr² से, ठीक है। तो चलिए भाग कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि dr/dt को इसी तरह रहने देते हैं। अब dv/dt का वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। तो यहीं पे हमने 10 पुट कर दिया, और ये आपका 4 हो गया, और ये पाई हो गया, और r² का वैल्यू कितना है आपका, r का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, r का वैल्यू 5 दिया जा रहा है, ठीक है। तो 5 गुने 5 इंटू में dr/dt, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। तो 5 से 2 टाइम्स कर जाएगा, और 2 से 2 टाइम्स कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dr/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, तो 1/5 टू 10 पाई, ठीक है। dr/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 पाई आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रेडियस का चेंजिंग समय के साथ कितना हो जाएगा, 1/10 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 2 फुट पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त कहने का मतलब एक सर्कल, ठीक है, जिसका सर्कल का रेडियस जो है आपका dr/dt जो है वो कितने दिया जा रहा है आपका, 2 फुट पर सेकेंड, ठीक है। 2 फुट पर सेकेंड से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 फुट पर सेकेंड, ठीक है, दर से बढ़ रही हो, तो उसके क्षेत्रफल की वृद्धि किस दर से क्या होगी, जब उसका त्रिज्या 20 फुट होगा। यानी क्या मतलब, उसका रेडियस आपका जब 20 फुट हो जाए तो उसके सरफेस, सॉरी उसके एरिया का बढ़ोतरी कैसा होगा, ठीक है। यानी dA/dt आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एरिया का वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका बताइए पाई इंटू r², यही होता है एरिया ऑफ सर्किल। तो आपको क्या करना है, इस दोनों साइड क्या करना है, टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या करेंगे, dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू dr/dt, ठीक है। तो dA/dt कहाँ पे, एट r इक्वल टू 20 फुट, तो 2 जो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4। अच्छा चलिए काम करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, 2 इंटू r की जगह 20 डाल देते हैं, dr/dt का वैल्यू क्या है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 80 पाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 80 पाई, यानी एरिया का चेंजिंग कितना हो जाएगा, 80 पाई के बराबर हो जाएगा। तो 80 पाई वर्ग फुट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या, ये आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस माने जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपको दिए हैं उसको अच्छे से हमने आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपके अब से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक पर और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, यदि आपको इस टॉपिक पे और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर को अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।